Good evening, sir. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, राजरेखा. Yes, रश्मि, good evening. पूजा मैडम भी ज्वाइन कर लिया आपने लगता है. Good evening to everyone. Good evening to sir. Yes, good evening, madam. Happy to see you on Zoom link. Thank you so much. I'm also glad to see you all at this platform. Yes, madam. Actually, this is a small but simple effort just to encourage our girls students who are working at different field in different remote areas. They are joining and just wish to discuss anything so that they may be comfortable to discuss anywhere else. तो हम लोग जस्ट इसको ऐसे ही प्रयास है कि आपस में मिलना जुलना, क्योंकि दो ग्रुप है, एक हम होंगे कामयाब है, उसमें अलग सेशन चलता है, बच्चे लोग पढ़ाया जाता है, गाइडेंस देते हैं. तो मैडम ये आप आई, बढ़िया है. जस्ट हम लोग शुरू करते हैं. 40 मिनट का एक सेशन है, ग्रुप डिस्कशन है. जैसा सिंपली हम लोग टाइम पास के लिए फ्री मूड में जुटते हैं, तो जस्ट शुरू करते हैं मैडम. हैप्पी टू सी यू. तो टुडे इज आवर 42nd सेशन ऑफ हम होंगे कामयाब एंड 6th सेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन फॉर द गर्ल्स चैप्टर ऑफ हम होंगे कामयाब. तो लास्ट 6 सप्ताह से हम लोग एवरी संडे इसलिए जुड़ते हैं कि जो हमारी लड़कियां हैं मेरिटोरियस है, डिफरेंट जगह से है, उनका ये कहना था कि अगर हम लोग ऑनलाइन जुड़े और थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम लोग को फ्रीली आपस में बात करने और मिलने और बोलने का इफेक्ट होगा. क्योंकि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जब तक स्पीक नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक उसका बढ़िया बेनिफिट नहीं है. तो एक हमारी मैडम किरण सिंह मैडम है अस्तित्व IAS एकेडमी की, वो इन लोगों को गाइड करती हैं. और एक हमारी IRS मैडम है मिस्टर आभा रानी सिंह, दिल्ली में 89 बैच की IRS है, उन्होंने भी इन लोगों को गाइड किया है और वो भी अगले संडे वो भी रहेंगी. तो ऐसे करके शुरू हुआ है. हर बार कोई ना कोई रहता है, बच्चियां खुद आपस में डिस्कस करती हैं. आज हम लोग पूजा सिंह मैडम को लाए हैं, जो पूजा सिंह मैडम यूपी की PCS ऑफिसर है और महिला एवं बाल कल्याण विभाग में अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में. तो हम लोग उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं. इसमें हमारी जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है डिफरेंट जगह से है, कोई कानपुर से, कोई सतना से, कोई कहीं से. तो मैं अब सीधे, चूंकि गर्ल्स का चैप्टर है, मैं माइक हैंड ओवर करता हूं और रश्मि को बोलता हूं, रश्मि इंट्रोड्यूस करो तुम, और उसके बाद मैडम बोलेंगी और आप लोग शुरू करो. आज का जो टॉपिक है पर्दा प्रथा, तो कोई ऐसा नहीं है, बस टॉपिक है पर्दा प्रथा. जो भी हो उसका हम लोगों को, तो मैं तो ये भी सोचता हूँ कि आज भी अगर हमारी लड़कियां नहीं बोल रही हैं, अगर बोलने में कहीं डरती हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट इसका है कि आप जानते हुए नहीं बोलते हो, तो अभी अपने अंदर बहुत सी करना बाकी है. क्योंकि आज के समय में सब कुछ है, हमको बोलना है, आगे बढ़ना है. तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करना. रश्मि आप हो इसमें क्या? राजरेखा, गुड इवनिंग. रश्मि स्टार्ट करो आप. मैडम का स्वागत करो और कितने लोग हो बोलो, फिर स्टार्ट करो, मैं जुड़ा रहूंगा. मैडम इसके बाद बोलेंगे जी. गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स. थैंक यू मैम, आप हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच रश्मि. पहले तो सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनका इनिशिएटिव बहुत एकदम होली इनिशिएटिव है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने शुरू किया है. और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस ग्रुप का पार्ट हैं और जो आगे चल के कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बेनिफिट जरूर करेगा. तो हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूंगी. तो मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन वैसे तो सर ने दे दिया है, लेकिन आप लोग ग्रुप में भी पूछ रहे थे, तो मैं शुरू करती हूँ अपने प्रोफाइल से. मेरा पूरा नाम है डॉक्टर पूजा सिंह और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी से. और उसके बाद मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है. एक मेरा होम साइंस में रहा है और दूसरा मेरा सोशियोलॉजी में रहा है. इसके बाद मास्टर्स रहा है, मास्टर्स डबल मास्टर्स रहा है होम साइंस और सोशियोलॉजी में.
इसके बाद मेरा एमफिल रहा है आपका सोशल साइंस में फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, और पीएचडी भी मेरा वहां से है, जेएनयू से ही है। और आपका मैं दोनों इसमें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हूँ। मेरे पास जेआरएफ भी रहा है, एसआरएफ भी रहा है। साथ साथ कहीं से इंस्पिरेशन थी तो सिविल की भी तैयारी की। तो मतलब भगवान ने चाहा तो इसमें मेहनत करते रहे अपना, तो यूपी सिविल में क्या कहते हो गया सिलेक्शन। और आजकल आईसीडीएस में एज ए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर मैं कन्नौज में पोस्टेड हूँ। और ये बस इतना ही सा मेरा प्रोफाइल है। और आज का जो विषय है अब मैं उस पे आती हूँ। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, मतलब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. थैंक यू। तो आज का देखिए जो टॉपिक है पर्दा प्रथा, उसका कारण क्या है और निवारण क्या है। तो चूंकि देखिए गर्ल्स हैं, एक ही समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप बिलोंग करते हैं उसी सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं। तो मैं एक सोशियोलॉजी बैकग्राउंड की भी हूँ, तो थोड़ा सा उस तरफ से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए सोसाइटी में दो तरीके के लॉज चलते हैं। एक तो हम इंडिया जो है किस तरीके से काम करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन जो हमारा समाज होता है वो किस हिसाब से काम करता है। समाज में कस्टमरी लॉ चलते हैं। कस्टमरी लॉ मतलब जो आपके जो डे टू डे, जो एवरीडे लाइफ में जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे पूर्वज क्या करते थे, उसके बाद जो छोटे छोटे तीज त्योहार है, इन सबको लेके हम लोगों का कुछ ना कुछ कस्टमरी लॉ रहता है। तो जो पर्दा प्रथा है वो कोई आज की देन तो है नहीं, वो समाज में पहले से ही है। लेकिन पर्दा प्रथा को क्यों, ऐसा क्या हुआ सोसाइटी में जो मतलब पर्दा प्रथा आई यहाँ पर, और स्पेशली विमेन के लिए ही क्यों आई, इस पे कई डिस्कोर्सेज भी एकेडमिक्स में अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने फेमिनिस्ट थ्योरीज पढ़ी होंगी तो आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में, आपके पर्दा प्रथा के बारे में, और भी लोग बहुत मैरिज को भी क्रिटिक करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या मैं आप सबसे थोड़ा थोड़ा पहले इनिशियल फेज में जानना चाहूंगी, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग पर्दा प्रथा को किस तरह से सोचते हैं, उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, समझते हैं, किस तरीके से आप स्वयं देखते हैं पर्दा प्रथा को। रश्मि, आप देखिए बच्चों ऐसा है कि जैसे जितने भी हम लोग इस ग्रुप में हैं, तो इसका मोटिव ही यही है कि सब लोग बोलें, अपनी बात को कहें निडर होके। तो मैं चाहूंगी कि भले ही 2-2 मिनट सब लोग बोलें, पर आप लोग भी मुझे बताइए आप लोग पर्दा प्रथा के बारे में क्या समझते हैं, 1 बाय 1। जी, इसमें बढ़िया बढ़िया बच्चियां हैं, सभी अपना नाम लेके थोड़ा नाम और बोल के 2-2 मिनट बोले, बढ़िया है, यही इसका मोटिव है। रामकली है, राजरेखा है, रेखा है, प्लीज एक एक करके आप लोग बोले सेल्फ। जो भी आपके मन में हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी बुक को ही पढ़ के बोले, जो आपके मन में हो, जो आपने बचपन से लेके आज तक अपने आसपास अपने माँ को, अपना जो भी रिलेटिव्स हो जिनको पर्दा में देखा है और जो फील किया है, वो एक्सपीरियंस केवल मुझे बताइए। राजरेखा बोलो 1 नंबर। यस सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो पर्दा प्रथा के बारे में। मैम वैसे तो पर्दा प्रथा एक इस्लामी शब्द है और ये अरबी भाषा के फारसी से लिया गया है और विशेष तौर पे ये मतलब इस्लाम की देन है। और ये जब उनका आक्रमण मतलब हुआ तो उसके बचाव के लिए ये प्रथा स्टार्ट की गई थी, जिससे मतलब स्त्रियों को या नारियों को मतलब सुरक्षित रूप में रखा जा सके। और उसी के दौरान जो है तो अपने समाज में भी पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गई
और ये फिर जो इसका स्टार्टिंग सन था वह 12वीं सदी से माना जाता है, और उसके बाद ये लगातार फिर बढ़ता ही गया है। और विशेष रूप से उत्तर भारत में ही पर्दा प्रथा का चलन है, जबकि यह दक्षिण भारत में नहीं है। और 12वीं शताब्दी में स्टार्ट होने के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते यह विशेष रूप से स्त्रियों के सामान्य जीवन की शैली में ले लिया गया है। और इसका एक विशेष कारण यह भी है कि भारतीय नारियां जो है तो पहले विशेष रूप से शिक्षित नहीं होती थी, वह अशिक्षित थी, और उस समय अव्यवस्था भी व्याप्त थी, जिसके कारण उनकी रक्षा के लिए यह एक अनिवार्य कारक था, ताकि उन्हें जनसंपर्क से भी अलग रखा जा सके और उनका बचाव किया जा सके। उसके बाद बाल विवाह के कारण भी इसको बल मिला, इस प्रति और यह प्रथा आगे बढ़ती गई। उस समय की महिलाओं को जो है तो अल्पकाल में ही मतलब विवाहित हो जाती थी, जिसके कारण उनका जो अनुभव था वह शून्य हो जाता था। और साथ में ही मतलब उनको अगर कहीं मतलब कुछ भी होता था तो उसके कारण से उन्हें पर्दे में रखा जाने लगा। और आज भी अगर हम बात करें तो सॉरी, अगर हम आज भी देखें तो पर्दा को जो है तो कब क्यों कैसे यह कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमें अपने मन में, अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में इस चीज को लाना चाहिए, अपने नकारात्मकता को हटाने का प्रयास करना चाहिए, ना ही कि उसे स्थायी, और प्रयास तो करते हैं लेकिन उसको स्थायी रूप से आज भी नहीं हटाया जा रहा है। 21वीं सदी के आधुनिक आंदोलन समाज में भी इस तरह की व्यवस्थाएं जो है, पाबंदियां अभी भी दिखाई पड़ती हैं, जो कि एक चिंतन का विषय आज भी बना हुआ है। ग्रामीण से लेकर ग्रामीण शहरों में, शहरी क्षेत्रों में, बेरोजगार में, परिवार में, हर जगह ये चीजें हैं। जब अब हम वहां पे अपना मतलब घूंघट या पर्दा प्रथा कोई नहीं हटा पाएंगे, तो उसके दौरान चलते हम किसी भी विकास की ओर, या गांव में या किसी समाज में, शहर में, किसी भी क्षेत्र में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं, जो कि मतलब इसको अंतिम रूप देना भी अति आवश्यक है। मैम बस मैं ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगी इसके बारे में। आपने बहुत अच्छा बताया बेटा, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक बहुत यू मैम। हाँ, और अगला कोई बताना चाहेगा? ऐसे तो इन्होंने काफी कुछ बताया है, Yes, और कोई ma'am. बच्चा? Good evening, ma'am. I'm Rekha from Champaran, Bihar. Actually, जो राज रेखा दी ने बोला, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही था, लेकिन मैं उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जो देखा है। जैसे पर्दा प्रथा जो है वो मैंने घरों में बहुत सारे देखा है उसको। जैसे कि औरतें जो है वो घूंघट रखती है या फिर अपने को आपको ढक के रहती है, तो उसमें ये रहता है ना कि जेंट्स जो है वो फीमेल को उसके संस्कार से जोड़ देते हैं। अगर वो घूंघट डाल के चलती है तो बोलते हैं कि ये संस्कारी है, नहीं जाते तो बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है। और बाहर आने जाने में भी बहुत ज्यादा रोक टोक रहते हैं, हर जगह जाओ तो पर्दा पर्दा। बस मैम ये ऐड करना था। और दीदी ने जो बताया प्राचीन टाइम में जो 12th सेंचुरी से आई, जो मुगलों ने लेकर के आया, वो काफी बैड पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स को देखते थे, जिसके कारण वो अपने चेहरे को ढक के रखते थे। मैम हम्म, बस मेरा एक नहीं, वो था बहुत point। अच्छी बात है। देखो, राज रेखा जी ने बताया कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से, और आपका जो था ना वो एम्पेरिकल पर्सपेक्टिव था, मतलब व्यवहारिक। तो मैं एक्चुअली, मेरा जो क्वेश्चन भी था वो एम्पेरिकल पे ज्यादा फोकस करना था, कि आप डे टू डे लाइफ में पर्दा प्रथा को कैसे देख रहे हो, अपने आसपास क्या फील कर रहे हो, तो आप उसको रोकने में क्या कोई मदद कर सकते थे? चलिए, खैर इस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे। और कोई बच्चा है जो इस पे बोलना चाहेगा? मैं Yes, रिक्वेस्ट ma'am. करूंगा, रामकली है, हाँ बोलो रामकली। Good evening, sir. पहले Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। मैम, राज रेखा और रेखा ने जो भी बताया वो तो बिल्कुल ही सही है। और मैं भी एम्पेरिकल ही बोलना चाहूंगी, जैसा कि मैं भी एक गांव से ही हूँ, तो जो मैं देखी हूँ डे टू डे लाइफ में मैं यही बताऊंगी। इवन मेरे घर में मम्मी लोग मेरी जो भी करती हैं,
तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि पूजा मैडम जरा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, ये रामकली है, गांव की है, रीवा की, अभी आईआईटी से मास्टर कर रही है। कौन आईआईटी तिरुपति से मास्टर कर रही है। तो रामकली ने बहुत रूरल से पर्दा प्रथा देखा है और आईआईटी में भी घूम रही है, तो वो भी बताएगी बढ़िया से। जी बोलो। हाँ, तो मैम यहाँ क्या है कि जब भी शादी हो जाती है लड़कियों की, तो अगर वो शादी होने के बाद बहू होती है वो भी घूंघट करती है। लेकिन जब कोई लड़की अपने मायके आती है उसके बाद भी उन्हें बोला जाता है कि अगर तुम अपने पति के साथ हो और तुम्हारे पेरेंट्स है साथ में तो तुम्हें घूंघट करना होगा, उनके सामने ऐसे नहीं रह सकती। और जब लड़कियां जब कोई भी प्रॉब्लम उन्हें होती है तो वो उन्हें ये बोला जाता है कि तुम अपने से बड़ों से, जैसे ससुर हो गए, जेठ हैं, उनसे बात नहीं कर सकती, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकती। तो अगर उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसके बाद भी वो नहीं बोल पाती हैं अपनी, और वो अपने मन के अंदर रखे रहती हैं जो भी होता है। तो इसकी वजह से बहुत ही लॉस होता है और वो उनका आत्मविश्वास कम होता है उससे। तो बिल्कुल सही इसीलिए बात है। इसका निवारण तो किया ही जाना चाहिए, और इसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जो कि कम कर सकता है। और उसके बाद भी जैसा कि रेखा ने बोला कि अगर वो घूंघट नहीं करती तो बोलते हैं कि ये संस्कारहीन है, बदचलन है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। और अगर वो घूंघट करेगी तो बोलेंगे संस्कारी है। वो चीजें हैं, और इसके लिए हमें शिक्षा ही देनी चाहिए। और इससे सबसे ज्यादा गांव में जागरूक करना चाहिए लोगों को कि इससे ये नहीं कि अगर वो घूंघट कर रही है तो संस्कारी है या वो कुछ कर सकती है। अगर हमें ये सिखाना चाहिए कि शिक्षा, अगर वो शिक्षा ले रही है और हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे रही है, वही जरूरी है। वही जरूरी है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब और कोई बच्चा है? देखो, चलिए मैं बताती हूँ जो मेरे व्यूज हैं। देखिए, जो अभी राजरेखा बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही बताया। वैदिक, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो वैदिक पीरियड था उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं देखा गया है। ठीक है, धीरे धीरे जब मुगल्स ने इंडिया को इन्वेस्ट करने की कोशिश की, उसके बाद से ही ज्यादा आया है ये। तो कस्टमरी लॉ तो हमारे एक तरफ हुए, चेंज होते गए लॉज भी, क्योंकि दोनों सोसाइटी का, हिंदूज का मुस्लिम पर और मुस्लिम सोसाइटी का हिंदू सोसाइटी पर, दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जहाँ आप कहीं भी देखिएगा, दोनों कम्युनिटी जहाँ मिले जुले रहते हैं, आप वहाँ के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो वो त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, जो मुस्लिम सेलिब्रेट करेंगे उसमें कुछ हिंदू का कल्चर भी आपको दिखेगा, और जो हिंदू सेलिब्रेट करेंगे उसमें कुछ मुस्लिम्स का भी आपको दिखेगा। जैसे कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम लो, तो पहले कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में कास्ट सिस्टम नहीं होता है, मतलब ये लोग ज्यादा नहीं मानते हैं। लेकिन धीमे धीमे हिंदू के प्रभाव में रह के वहां भी कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया है। तो वहां भी आजकल जनरल और ओबीसी रहते हैं, हालांकि शेड्यूल कास्ट में वो नहीं होता है। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे सोशल इम्प्लीकेशंस, उनके रिचुअल्स का, उनकी मतलब एवरीडे लिविंग का, लाइफ स्टाइल का, और उनके जो सोशल कल्चरल जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनका जरूर होता है। इसी तरीके से जो ये बात है कि पर्दा प्रथा मुगल्स के साथ आई, तो वो हिंदुओं में कैसे इनकलकेट हुई, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है कि उस समय की सामाजिक जो परिस्थितियां रही हैं, उस हिसाब से हिंदूज ने भी पर्दा प्रथा को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हिंदुओं में क्या है कि आप देखते ही होंगे, उनका जो वेयरिंग स्टाइल है, साड़ी है, उसके बाद पर्दा करना है। और मुस्लिम्स में क्या है, पर्दा प्रथा के लिए आप देखते होंगे वो बुर्का पहनते हैं। तो बहुत ही फेमिनिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने आजकल बहुत ही हॉट इस पे डिबेट चलती है, बहुत ही मतलब मेन स्ट्रीम डिबेट इस पे है, डिस्कोर्स है पूरा ये, इस बुर्का के ऊपर, वेल के ऊपर। आप देखिएगा अभी आई थिंक इराक में चल रहा था ना, इराक ईरान के साइड, तो
कितना ज्यादा वहां पे है कि बुर्का ना पहनने के पीछे पूरा उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, और इंडिया में उसके अपोजिट चल रहा था। बहुत से लोग इस बात को भी बोलते हैं कि विमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए उनको पर्दे में रखा जाता है, चाहे वो हिंदी कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो, ये भी कहा जाता है। अब अब विमेन को कंट्रोल करने का एक पूरा साधन माना गया है कि पर्दा, औरत को पर्दे में रखो तो औरत कंट्रोल में रहेंगी। तो और उनका दायरा जो है, उनके हिसाब से, उनके रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से औरतों के दायरे को भी अलग किया गया है कि ये सर्टेन काम जो है ये औरतों के हैं। औरतों का सर्टेन काम में क्या क्या है, आप घर संभालिए, बच्चे पैदा कीजिए और बच्चों की देखभाल कीजिए। और आपके जो आउटसाइड वर्क हैं, घर के बाहर के जो काम है, वो दायरा किसको दिया गया है, पब्लिक स्फेयर जिसको बोलते हैं, उनके काम का दायरा दिया गया है पुरुष को। तो पुरुष बाहर जाएंगे, अर्न करके लाएंगे, और अपना मतलब एज ए ब्रेड अर्नर की तरह पुरुष को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। तो ये सब चीजें हैं जिनको कि बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा लिटरेचर इस पे अवेलेबल भी है। और अगर पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी स्टोरीज आप लोग देखेंगे कि सुन के आपको बहुत खराब लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और हिंदूज में जैसे कि होता है ना कि इंसेस्ट टैबू एक बोलते हैं, एक वर्ड है कि उसके इंसेस्ट टैबू जो रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं, जिनको हम जैसे नहीं अनुनामिता नातेदारी बोलते हैं, एक सोशियोलॉजी अगर किसी ने पढ़ रहे होंगे तो वो इस चीज को समझेंगे कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, नातेदारियां ऐसी होती हैं, किनशिप रिलेशनशिप, जिसमें पर्दे का व्यवहार किया जाता है। जैसे कि अगर ससुर हैं तो बहू को उनके सामने पर्दे का व्यवहार करना पड़ेगा, या जेठ हैं तो उनके सामने करना पड़ेगा, या सास के सामने तो उतना नहीं है। लेकिन इंसेस्ट टैबू की वजह से भी पर्दा प्रथा को बल मिला है। ठीक है। लेकिन अब मेन बात यह है, ये सब चीजें तो सोसाइटी में हैं, आप हर जगह देखेंगे कि पर्दा प्रथा को बढ़ा कौन रहा है। तो आप अगर अनुभव करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी कस्टमरी लॉज हैं, जितने भी सामाजिक लॉज हैं, जो सामाजिक नियम हैं, कानून हैं, उनको बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो महिलाओं का ही है। जितने भी इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सोशल रूल्स एंड सोशल रेगुलेशंस हम जिनको कहेंगे, उनको बढ़ाने में औरतें ही ज्यादा भागीदारी निभाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बहू है, पर्दा नहीं करना चाह रही है, तो उसकी सास, बहुत सी ऐसी सासें हैं, आप लोग भी फील किए होंगे, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, कि वही कहेंगी कि वही कह करके पर्दा करवाती हैं। और कहीं भी जैसे अगर कोई लड़की बोलना भी चाह रही है, कोई बहू बोलना भी चाहती है, तो उसको यह कह के चुप कर देंगे कि क्या ससुर के सामने बोलोगी, क्यों बोलोगी तुम। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से उनको अपनी बात कहने से रोका जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो औरतें ही एक तरीके से पर्दा प्रथा को आगे बढ़ा रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब ये समस्या तो है, और आज भी बहुत वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है पर्दा प्रथा। शहरों में तो नहीं है, लेकिन अगर आप गांव में जाकर देखिए तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज होगी कि आज भी महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती हैं। उनकी जो अधिकार है, अधिकार की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनको तो ये तक जानकारी नहीं है कि उनको अपने हस्बैंड से मतलब कैसे बात करनी है। वो अपनी बात खुल के अपने हस्बैंड से भी नहीं कह पाती हैं, यहाँ तक नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि उनको इन अ सर्टेन मैनर उनको बचपन से इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि आप ससुराल में जाके अगर आप चुप रहते हैं और अपनी बात मन में ही रखते हैं, तो आप बहुत आदर्शवादी बहू टाइप से अच्छे से घर चला सकते हैं, आदर्शवादी बहू बन सकते हैं और सबकी लाडली बहू बन सकते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर कोई लड़की बोल देती है, देखिए ऐसा भी है, नहीं है कि पर्दे में है तो वो बोले ना, बहुत से लोग पर्दा डालने के बाद भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो यहाँ उस चीज को भी ध्यान रखना होगा।
कि अपनी बात कहने के लिए पर्दे में होना या ना होना जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपनी बात कहना है अगर, तो चाहे पर्दे में है तो भी आप कह सकते हैं और पर्दे में नहीं है तो भी कह सकते हैं। बहुत से आपने गांव में उदाहरण भी देखे होंगे कि बहू हैं, भले ही ससुर सामने खड़े हैं या कोई भी है जिसको वो पर्दा करते हैं, अगर उन्हें अपनी बात कहनी है तो वो खड़े होके अच्छे से अपनी बात कह लेंगी कि हमें ऐसा-ऐसा चीज़ क्या कहते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं। मुद्दा ये है कि अपनी बात बेझिझक आप अपने मुँह से बाहर कैसे निकालें, अब सामाजिक परिवेश को देखते हुए। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग बताइए, आपने क्या ऐसा देखा है कि ऐसी महिलाएँ भी हैं जो पर्दे में हैं लेकिन वो अपनी बात अच्छे से कह सकती हैं? अब यस रोकने के मैम। लिए है ना, ऐसा है कि आप पर्दे में यस मैम। रहेंगे लेकिन अच्छे से अपनी बात कहेंगे, ऐसे लोग भी हैं। क्योंकि उनको बचपन से उस तरीके का माहौल मिला है, उनका सोशल एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है, उन्होंने कहीं न कहीं ये चीज़ें अपने चाइल्डहुड फेज़ में देखी होंगी कि उनके सामने पर्दे में रहकर भी महिलाएँ बात करती होंगी और बहुत सी जगह नहीं करती होंगी। तो जिसने बचपन से ऐसा जैसा माहौल देखा है, बड़े उनका व्यवहार वैसा ही होता है। अब रही बात इसको कंट्रोल करने की, तो पर्दा प्रथा तो मतलब नो डाउट एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति से निकलना है, तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है और एजुकेशन है आपके पास, तो आप एजुकेशन की वजह से एजुकेशन के साथ आप ये तो है, बस ये है जब अब लड़कियाँ पढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, इन चीज़ों को समझ रही हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। देखिए, हम जो सोशल रियलिटी होती है, हम लोग हर चीज़ को ना ही सही कह सकते हैं, ना ही हर चीज़ गलत हो सकती है। बस न ये है कि किस पर्सपेक्टिव में वो बात कही गई है, आपको पर्सपेक्टिव देखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो उस पर्सपेक्टिव के साथ आप देखिए कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। फिर घर में अपने बड़ों को समझाने के आप प्रयास कर सकते हैं और धीरे-धीरे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, वो हो सकता है पर्दा प्रथा हमारे घरों में ना हो। लेकिन थोड़ा-बहुत तो ये है कि अब ना दोबारा से ये चीज़ रीइन्फोर्समेंट हो रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत से परिवार ऐसे ऑनलाइन स्टार्ट होता है जा स्टार्ट होगा हाँ जा ज्वाइन करो अनिता ज्योति अपना म्यूट कर लो। ज्योति तुम्हारी आवाज आ रही है। तो जी मैडम बोलिए। हाँ। तो क्या कहते हैं, मैं कह रही थी कि अभी ना रीइन्फोर्समेंट हो रहा है, बहुत से लोग रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ दोबारा से जा रहे हैं। अब चीजें ना दोबारा से रिलीजन की तरफ डाइवर्जन चल रहा है, डाइवर्जन नॉट इन दैट सेंस, दोबारा से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे हैं। और जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, फिर से संस्कारों की बात होना शुरू हो गई है, आप आजकल डिबेट में देख ही रहे होंगे। और फिर धीमे-धीमे कहीं न कहीं ये सब चीज़ें रीइन्फोर्स करेंगी इन सब चीज़ों को। तो अब हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशन के जो एजुकेशन हमें सिखा रहा है, एजुकेशन के हिसाब से सोचना है, समझना है, तब जाके डिसीज़न लेना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आपको इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ही थिन लेयर्स हैं, उनमें से आपको अपनी लाइन्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ। आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम किस ओर जाएँ, किस ओर ना जाएँ। आपको लगेगा ये भी ये बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा ही है। आप कुछ नहीं, आप अगर बुक्स को पढ़ते हैं और वाक़ई आप बुक्स में जो लिखा है उसको समझते हैं, तो मुझे लगता है आपको आपका रास्ता ज़रूर मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो किताब में लिखा है वो सही है। तो आप बुक्स को प्रायोरिटी दीजिए और बुक्स में भी जो अच्छे किताबें हैं, अच्छे राइटर्स हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मेरा मानना है। बाकी सर अब बताइए सर किसको बोलना है और कोई कुछ कहना चाहेगा?
नहीं मैडम, मैं भी जोड़ूंगा पर्दा प्रथा में। और लोगों ने बोला, अभी रश्मि बोलेगी, मैं भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बढ़िया चीजें बताई। पर्दा प्रथा वो एक्चुअली थिन लेयर की बात है, क्या सही है क्या गलत है। एक्चुअली हमको ये देखना है कि हमारा जीवन आगे बढ़िया कैसे होगा। हमको हिस्ट्री पे उतना थ्रस्ट नहीं देना है क्या गलत है क्या सही है। हमको ये देना है कि हमारे सामने अभी क्या है और मैं अपना जीवन सुखमय और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी माँ है। मेरी माँ बेसिकली तो कुछ पढ़ी नहीं है, लेकिन बताती हैं हमारे नाना के समय से मेरी माँ को नाना हमेशा कुछ न कुछ उनको जीवन के ज्ञान देते रहे, जिसके कारण से मेरी माँ पूरी जिंदगी जीवन भर, अभी भी है मेरे साथ, कहीं भी कुछ भी कहने से नहीं डरी। हर चीज मेरी माँ ने सब कुछ कहा, और कैसे कहना है वो भी वो जानती हैं। क्योंकि पूजा मैडम, मैं एक चीज बोलूंगा कि मनुष्य के साथ दो चीजें हैं। एक है कि आप शालीनता से बात करें, जिस किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप हम्बल हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया से बात करेंगे तो आप कुछ भी कहेंगे, हर आदमी सुनने के लिए तैयार है। तो पहले तो हम्बलनेस जो है वो मुझे लगता है एजुकेशन के साथ आपके संस्कार से भी आता है। संस्कार इसीलिए दिया जाता है कि आपको बोलना बात करना आ जाए। तो एक अपने संस्कार डेवलप करना है। तो मेरी माँ हमेशा कहीं भी कोई चीज हुई, मैं क्लास 1 में पढ़ने गया, मैं क्लास 12th में पढ़ने गया, मैं कहीं मार्केट में जाता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ चली जाती थी और क्या चीज कहना है वो बोलती थी बढ़िया। तो हम्बलनेस के साथ बोलना। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रियली बताना। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम में डिफरेंस है। तो पर्दा प्रथा में या पर्दा प्रथा के बाहर दोनों जगह ह्यूमन की एक ही डिमांड है कि आप समाज में शालीनता से व्यवहार करें और समाज को विकास करने की तरफ आगे चले। पर्दा प्रथा रहा है, लेकिन उसी पर्दा प्रथा में रानी लक्ष्मीबाई भी आई है, उसी पर्दा प्रथा में इंदिरा गांधी भी है, उसी पर्दा प्रथा में बहुत सारी ऐसी लेडीज, महान लेडीज हैं जिनको हम लोग आज भी नाम लेते हैं। तो पर्दा प्रथा किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जब हम एजुकेशन बिना लिए केवल उस बात पे फाइट करने लगेंगे कि क्या अच्छा है क्या गलत है, तो हम ये भूल जाएंगे कि हमें क्या अच्छा करना है। हमें अपनी अच्छाई को निखारना है। आज जैसे यहाँ पे रश्मि बोली है, अभी रामकली है, ये जो बच्चियां पढ़ के आगे आ रही हैं, और पूजा मैडम खुद 2-2 पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने एमफिल किया, तो इसका समाज को मिल रहा है। आप फील कर रही हैं कि बच्चों को, महिलाओं को गांव में कैसे विकसित करना है। तो उस तरफ हमको एजुकेशन को ले आना है। मैं एक चीज और जोड़ूंगा, जैसे आप कह रही थी अभी कि महिलाएं ही बहुत चीजों को सपोर्ट करती हैं। महिलाएं और पुरुष एक्चुअली वो क्या है कि चाहे महिला या पुरुष, चाहे पापा या मम्मी, कोई भी चीज सपोर्ट कर रहा है, वो उनका एजुकेशन का न होना सपोर्ट कर रहा है। अगर कोई भी पर्सन है, अगर कोई भाई है घर में वो एजुकेटेड नहीं है तो वो पढ़ने से रोकेगा। अगर कोई बहन है वो नहीं पढ़ी है तो मतलब वो टोटल मिला के जो हमारा अनएजुकेटेड बिहेवियर है वो डेवलपमेंट से रोकता है। तो इसलिए अगर एजुकेशन होगा तो मुझे लगता है कि सब आगे बढ़ेंगे। और एक समय ऐसा आएगा, आप तो धीरे धीरे सभी पढ़ ही रहे, सबके पास सुविधाएं हैं, तो इसी का टारगेट है पढ़ना और आगे बढ़ना, सबको आगे करना। ये एक अपना प्रयास रहना चाहिए। क्या पास्ट में अच्छाई या बुराई हुई वो एक अलग इशू है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत सारी गलतियां किए रहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया। हाँ, हमको सही राह दिखाया, हम आगे बढ़े। तो इस लाइन पे बढ़िया डिस्कशन है। तो पूजा मैडम, आपने तो बोला, अब हम चाहेंगे कि कोई और बच्ची, जैसे रश्मि नहीं बोली है, अभी समय है अपने लोग बोले, क्योंकि इनका बोलने से बेनिफिट होगा। तो वेलकम टू ऑल, एनीवन कैन से। गुड इवनिंग। आपने मैम बहुत अच्छा बोला और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला। और मैम आपने बोला वो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, वही सब आपने बोला। और मैम मैंने भी रियल लाइफ में देखा है कि जैसे कई लोग घूंघट घूंघट तो डाल के रखते हैं, फिर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। मगर बोला क्या जाता है कि जो घूंघट में है वो बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, यही हम लोग मान लेते हैं। बट कई लोगों को मैंने देखा है रियल लाइफ में कि जो घूंघट नहीं करते हैं वो लोग अच्छा बोलते हैं,
और जो घूंघट करते हैं वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, नहीं सोचते हैं कि वो अच्छा है या गलत है। बट मतलब लोगों का क्या मानना है, फिर भी लोग यही, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नहीं, जो घूंघट करता है वही अच्छा है, उसका मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा है, जो घूंघट नहीं करता है वो संस्कारी नहीं है, वो बड़ों का सम्मान नहीं करता है या नहीं करती है, ये माना जाता है। बिल्कुल। अभी यहाँ ना इंडिया इंडिया क्या, ये एक्चुअली ये हमारा सामाजिक परिवेश ही ऐसा, सोशल एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो इसको चेंज होने में जो हम लोग सोचते हैं कि ये चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, इसमें बहुत मतलब पूरी जनरेशन्स का समय लगेगा। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। जैसे सर ने कहा कि वो पेरेंट्स को उस लेवल का मतलब, या तो कह लीजिए जानकारी नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए वो बिहेवियर वहां पे होता है। लेकिन धीरे धीरे जो पिछली जनरेशन के बाद जो हमारे हमारे पेरेंट्स हैं, उनका बिहेवियर ज्यादा क्या कहते हैं, लिबरल हुआ है। इसके बाद जब हम लोग कभी पेरेंट्स बनेंगे, हमारे भी अगर बच्चे और उनके जो भी पार्टनर्स रहेंगे, उनके प्रति हम लोगों का व्यवहार अलग होगा, और फिर हमारी जो बच्चे हैं उनकी टाइम में उनका अलग व्यवहार होगा। तो ये सब चीजें भी एजुकेशन से ही लिंक्ड अप हैं। तो जो लास्ट में घूम फिर के जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन है तो सब कुछ है, सारी चीजें आप अपने फेवर में कर सकते हैं। और एजुकेशन नहीं है तो फिर चीजें आपके फेवर में रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हैं तो फेवर में रहेंगी, ये डिसाइड किया जा सकता है। मैम लास्ट में मैं भी कुछ ऐड करना देखिए, चाहूंगी। ऐसा नहीं है एजुकेशन में कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, केवल डिग्री लेना कि हमने बस हाँ एग्जाम लिखे, एग्जाम लिखने के बाद हाँ अच्छे नंबर से पास हो गए, उसको वो तो डिग्री होल्ड करना हुआ मेरी समझ में। एजुकेशन से मेरा मतलब है जो चीज आपने पढ़ी उसको आपने अपने बिहेवियर में, उसको आपने बिहेवियर में अपने इम्प्लीमेंट किया, अपने व्यवहार में आपने उसे उतारा। एजुकेशन से मेरा मतलब ये है। और कहीं भी रहो, कोई भी अच्छी चीज जहां भी मिले, कोई छोटी से छोटी बात हो, उसको तुरंत मतलब ग्रहण करना कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब ये मेरा मानना है। कहीं भी जाइए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, चाहे किसी भी जगह आप रहो, किसी भी परिवार में रहो, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करते जाओ, जो नेगेटिव चीजें हैं उनको आप रिजेक्ट करते जाओ। ये चीज ये जो आपका रूल रहेगा ना लाइफ में, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। और हर अच्छी चीज को तुरंत अपनी लाइफ में लागू जरूर करो। और कोई बच्चा बताना चाहेगा कुछ? यस मैम। मैम जैसे कि अब हमारे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है तो हम उन्हें पढ़ा तो फिर से नहीं सकते, मतलब स्कूल नहीं भेज सकते, लेकिन जो नॉलेज हमें है हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं। हमें ही प्रयास करना होगा, हम क्योंकि हम नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं हाँ, तो हमें ही नहीं उन्हें देखो बेटा, सिखाना होगा। पढ़ना और अनुभव, अनुभव सबसे बड़ी पाठशाला है। यस मैम। नहीं देख, वो बात सही है, अनुभव पता सबसे बड़ी पाठशाला है। आपको लगा है भले ही आपके पेरेंट्स ने फॉर्मल एजुकेशन ना ली हो, किसी स्कूल में गए हो या ना गए हो, या कक्षा 5 तक ही गए हो, जो भी रहा हो सिचुएशन के हिसाब से उनके समय में जो उपलब्ध था वैसा उन्होंने काम किया, ठीक है। लेकिन अनुभव, उनको उनका जो अनुभव है आप उस पे कभी गौर कीजिएगा, वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से आगे होगा।